हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ के बारे में। ठीक है। हमने इंटरनेशनल लॉ की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है हमारे स्टेट सॉवरेनिटी, स्टेट टेरिटरीज एंड स्टेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जिस किसी ने भी नहीं देखे हैं टॉपिक्स इंटरनेशनल लॉ के जो पहले डाले हुए हैं मैंने, वो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। एंड होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। इफ अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक्स। सबसे पहला जो टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं वो है सॉवरेनिटी। तो इसको आगे करने से पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। सॉवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे हमारे प्रीएम्बल में भी वर्ड लिखा हुआ है सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी का मतलब स्टेट सॉवरेनिटी। तो स्टेट सॉवरेनिटी का बेसिक मतलब क्या हो गया कि हमारी जो कोई भी स्टेट है तो वो क्या होगी, आपकी सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट होगी। अब मैंने आपको बताया था जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे होते हैं तो स्टेट को एक एक कंट्री को एज अ स्टेट बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे अगर मैं जो भी स्टेट के बारे में बात करूंगी आप उसको कंट्री मान के चलोगे। ठीक है, आपको मानना है कि मैं कंट्री की बात कर रही हूँ क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री को स्टेट माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। अब मैंने बताया कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट। तो जो ये आपका जो ये प्रोविजन है ना सॉवरेनिटी का, ये किस चीज पे बेस्ड है कि भाई आपके एक स्टेट के पास पावर है, वो अपनी टेरिटरी में एक्सरसाइज कर सकती है जिस तरीके से वो चाहे। ठीक है, वो अपने लिए रूल्स बना सकती है, कुछ भी मतलब रेगुलेशंस क्रिएट कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो स्टेट की बात कर रहे हैं हम, वो स्टेट है गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम स्टेट वर्ड यूज कर रहे हैं दैट मीन्स कंट्री। अगर एक कंट्री में यूज कर रहे हैं तो दैट स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब ठीक है, गवर्नमेंट के पास पावर है, वो अपने स्टेट में अपनी टेरिटरी में कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है। ठीक है, तो बेसिक मतलब इसका यही है। नेक्स्ट, अब प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, जब हम ये जो सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल है यही रेगुलेट करता है आपका क्या, इंटरस्टेट रिलेशंस को। यही फंडामेंटल रूल है जो प्रमोट करता है पैसिफिक को एग्जिस्टेंस को, कि भाई हाँ, एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री भी ऑलरेडी है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेस्ड है इंटरनेशनल लेवल पे, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसका, उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर बहुत सारी स्टेट्स मेंबर हैं, तो वहां पे एक आपको पॉइंट है जो ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपके चार्टर ऑफ यूएन में भी लिखा गया है कि वहां पे सॉवरेन इक्वालिटी होगी। इसका मतलब क्या है कि ठीक है, बहुत सारे मेंबर स्टेट्स हैं, बट हर मेंबर स्टेट की अगर आप जनरली बात करो कि सारे मेंबर ऑफ स्टेट्स में एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करो तो वो इंडिपेंडेंट होगी। मतलब सारी जो मेंबर्स हैं, सारी स्टेट मेंबर्स जो हैं वो सारी इक्वल होंगी सॉवरेन। ठीक है, सॉवरेन इक्वल होंगी वो। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 21 ऑफ यूएन चार्टर में लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, वो अगर उस सिंगुलर वे में उसकी बात करी जाए तो वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि भाई एक स्टेट जो मेंबर जितने जो सारी आपस में मेंबर्स हैं, उस वे सारी मेंबर स्टेट्स दूसरी मेंबर स्टेट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज जो भी है उन सबको रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, नाउ इट फॉलोज द प्रिंसिपल दैट नो स्टेट। इसका इसका ये भी मतलब निकलता है कि जो अगर बहुत सारी मेंबर स्टेट हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें ये रूल फॉलो होता है कि कोई भी एक स्टेट दूसरे मेंबर स्टेट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसमें इंटरवेन नहीं करेगी। उसकी डोमेस्टिक जो जुरिस्डिक्शन में अगर वो कोई डिसीजन है, कोई मैटर है, तो वो उसमें इंटरवेन नहीं करेगी। अब हाउएवर, अगर देखा जाए कि स्टेट्स खुद, मतलब अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेट किसी भी कन्वेंशन का पार्ट है, मतलब कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, मान लो ह्यूमन राइट्स के ऊपर या ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ऊपर कोई भी कन्वेंशन है, तो उसने खुद एक्सेप्ट किया है ना उस कन्वेंशन को, उस ट्रीटी को उसने वॉलेंटरली ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई स्टेट अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको वॉलेंटरली लिमिट कर सकती है। अब मान लो अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई कन्वेंशन है, उसका बहुत सारी कंट्रीज पार्ट हैं। ठीक है, अब मैंने बताया कि सॉवरेनिटी है हर कंट्री की, लेकिन अगर बहुत सारी कंट्रीज एक ही कन्वेंशन का पार्ट है और फिर वहां पे तो क्लैश नहीं हो जाएगा कि एक कंट्री के रूल्स कुछ और हैं, दूसरी कंट्री के रूल्स कुछ और हैं, कन्वेंशन के रूल्स कुछ और हैं। तो इस केस में क्या होगा कि सब कंट्रीज को अपनी सॉवरेनिटी को लिमिट करके कन्वेंशंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो
कन्वेंशंस की जो भी आपने ट्रीटी साइन किया है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ऊपर हो, ह्यूमन राइट्स के ऊपर हो, किसी भी चीज़ के ऊपर हो, उसमें वो खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देगा जिसके अकॉर्डिंग वो कन्वेंशन आगे फॉलो होगा। तो उस टाइम पे कंट्री को, एक पर्टिकुलर स्टेट को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अपनी सॉवरेनिटी को सेट असाइड करके उस कन्वेंशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप ये पैराग्राफ पढ़ सकते हो, इसमें यही लिखा गया है। अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स हैव साइंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस दैट स्टैब्लिश। अब क्या करता है, अब बहुत सारी, मैंने बताया ना कि बहुत सारी स्टेट्स मिलके कन्वेंशन को साइन कर देती है, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन को। तो वो क्या करते हैं, फिर क्या होता है, वो कन्वेंशन क्या करती है, सबसे पहला रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर दैट आर एप्लीकेबल टू स्टेट एक्टिविटीज विद इन देयर ओन टेरिटरीज। वो क्या करती है, वही कन्वेंशन डिसाइड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टेब्लिश करता है जो कि उन स्टेट एक्टिविटीज पे, मतलब जो स्टेट उस कन्वेंशन का पार्ट है उन पे एप्लीकेबल होगा विद इन देयर ऑन टेरिटरीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा ना कि स्टेट की सॉवरेनिटी को थोड़ा सा साइड करके तभी तो इंटरनेशनल कन्वेंशन की जो रूल्स हैं उनको स्टेट पे लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल मैकेनिज्म एंड सिस्टम्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज नॉर्म्स। बहुत सारे इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स या सिस्टम्स, या आप मान सकते हो बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की जाएंगी एक स्टेट की टेरिटरी के अंदर जो मॉनिटर करेंगी और कंट्रोल करेंगी इन नॉर्म्स को, जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन कन्वेंशन ने बनाए हैं उनको। ठीक है, कि भाई सही से वो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, उन सबको। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गन्स दैट रूल और on complaints and provide resources against national acts that violate or contradict international standards। ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गन्स भी बनाए जाएंगे जो कंप्लेंट लेंगे या जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे कि ऐसा कोई एक्ट या ऐसी कोई मतलब कोई एक्ट तो नहीं हो रहा जो वायलेट करे, जो भी, या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको। ठीक है, मतलब एक तरीके से एक एक जो स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी से हटके एक पावर स्टेब्लिश की जाएगी जो उस कन्वेंशन से रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स, जितने भी स्टैंडर्ड, जितने भी रूल्स हैं उन सबको रेगुलेट करेगा आपकी कंट्री में। क्यों, और वो क्यों करेगा, आपने ही तो पावर दी है ना उसको, आपने उस कन्वेंशन को, आप कन्वेंशन का आप पार्ट बने हो तभी वो कन्वेंशन आप पर लागू हुआ है। ठीक है, मैनी सच इंटरनेशनल ऑर्गन्स और control mechanisms were set up to monitor and control human rights and humanitarian law इन रेटिफाई द कन्वेंशन स्टेट एग्री टू सबमिट टू देयर डिसीजंस। ठीक है, मैंने यही बोला ना कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स बनाए जाते हैं या कंट्रोल मैकेनिज्म सेट करे जाते हैं मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन लॉ को। तो क्यों होते हैं वो, क्योंकि स्टेट्स ने एग्री करा है अपने डिसीजन को सबमिट करके वहां पे। ठीक है, अब हमने, आई होप आपको स्टेट सॉवरेनिटी समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फटाफट आपको प्रॉपर बता देती हूँ स्टेट सॉवरेनिटी आगे बढ़ने से पहले। हमें पता है स्टेट सॉवरेनिटी क्या है, कि अगर सिंगुलर स्टेट की बात करी जाए तो एक स्टेट सॉवरन है, इंडिपेंडेंट है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने में। ठीक है, और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट बनती है और जहाँ पे मल्टीपल मेंबर्स हैं उसके, तो वो मेंबर्स भी, अगर एक एक मेंबर की सिंगुलर उसमें बात की जाए तो वो सब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन सब इंडिपेंडेंट है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में, एंड एक मेंबर दूसरे मेंबर स्टेट को अपने मतलब फोर्स नहीं कर सकता वो किसी भी चीज में, या इंटरवेन नहीं कर सकता उसकी डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, लेकिन ये जो सॉवरेनिटी है ये सेट असाइड कर दी जाती है कब, जब एक आपकी जो एक स्टेट है वो किसी कन्वेंशन को या ट्रीटी को इंटरनेशनल लेवल पे साइन करती है एंड उसका पार्ट बनती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस स्टेट के, उस पर्टिकुलर स्टेट के कुछ पॉइंट्स, मतलब जिस बेस पे, जिस वजह से उसने, मान लो ह्यूमन राइट्स की का एक कन्वेंशन था जो उसने साइन करा है, तो उसकी कंट्री में, एक पर्टिकुलर कंट्री में जो भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड केसेस या कुछ भी जो लॉज वगैरह होंगे वो कहाँ से रेगुलेट होंगे, वो आपके इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू रेगुलेट होंगे, ना कि उस कंट्री के गवर्नमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक कंट्री ने अपनी सॉवरेनिटी को साइड में रख के एक एक्सटर्नल फोर्स को अपने ऊपर लागू करवाया वॉलेंटरली, अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये था स्टेट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट टेरिटरीज का। State territories is a fundamental concept in international law that plays a central role in defining the rights and responsibilities of a state. स्टेट, अब मैं इसको पहले आपको जनरली बता देती हूँ क्या होता है, कि स्टेट की अपनी अपनी टेरिटरीज हैं, वेल डिफाइंड टेरिटरीज दी गई हैं स्टेट को, लैंड टेरिटरी हो, एयर टेरिटरी हो, वाटर टेरिटरी हो, कोई सी भी टेरिटरी हो, सब वेल डिफाइंड है। तो उस जो डिफाइंड टेरिटरीज एक स्टेट को दी गई है उसी टेरिटरी के अंदर वो काम करेगी। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे कैसे मैनेज होता है ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
The concept of state territory under international law encompasses various elements and principles which are outlined below. कौन कौन से? पहला, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स आ जाते हैं एक स्टेट टेरिटरी की बात करते हुए। सबसे पहला तो आ जाता है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। एक स्टेट के पास अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी का मतलब इंडिपेंडेंट, टेरिटरी का मतलब उसकी खुद की टेरिटरी जो उसकी जुरिस्डिक्शन में आती है, उसकी पावर जहां तक की उसकी पहुंच है एक तरीके से, ठीक है। उसकी पहुंच वो है ना, राजा अपने जंगल में शेर होता है, मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद, छोड़ो उसको। टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ. इट asserts that a state has exclusive and supreme authority over its territory, subject only to limitations imposed by international law. अगेन, टेरिटरी की अगर बात करें तो एक स्टेट की जितनी भी टेरिटरी है उसमें उसके पास पूरी की पूरी पावर है, उसके पास वो खुद सुप्रीम अथॉरिटी है उसके अपने सब्जेक्ट्स को गवर्न करने के लिए, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, ठीक है। कहाँ तक? जब मान ले उसने अगर वही अगेन किसी कन्वेंशन का अगर वो पार्ट है तो जब तक वो लिमिटेशन इम्पोज नहीं करता इंटरनेशनल लॉ उसके ऊपर तब तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल वो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इंक्लूड्स द राइट टू गवर्न, लेजिस्लेट एंड एनफोर्स लॉ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स टेरिटरी, ठीक है। टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? उसमें क्या आ जाता है आपका कि भाई वो अपनी गवर्नमेंट को गवर्न करेगा, लेजिस्लेट करेगा, लॉ को एनफोर्स करेगा अपनी बाउंड्रीज में जहां तक कि उसकी स्टेट की टेरिटरी है। नेक्स्ट है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो आपका क्लोजली रिलेटेड है सॉवरेनिटी के साथ, कि भाई ये क्या बोलता है कि स्टेट्स की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है वो इनवॉयलेबल है। इनवॉयबल मतलब खत्म नहीं की जा सकती, कोई दूसरी स्टेट फोर्स करके उसकी बाउंड्रीज को चेंज नहीं कर सकती। उसके पास उसकी खुद की मर्जी है, वो चाहे तो चेंज करे नहीं करे, पर बाहर से कोई नहीं कर सकता, ठीक है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जितनी उसके पास टेरिटरी है उसमें जितने भी लोग रहते हैं वो सब उसकी जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं, या कोई भी चीज कोई भी मतलब वो जो लॉ बनाएगा, स्टेट्स के पास अथॉरिटी है अपनी टेरिटरी में जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स वो बनाना चाहते हैं वो बनाने की, ठीक है। इट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स, उसमें सब आता है, जैसे डोमेस्टिक गवर्नेंस आ गया इंक्लूडिंग क्रिमिनल लॉ, टैक्सेशन, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो नहीं है ना, अगर मान लो आपकी कंट्री है, मैं एग्जांपल लेती हूँ आपकी कंट्री का, आपकी कंट्री में जो भी लॉज रेगुलेशन सब है वो पार्लियामेंट बनाती है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट आके तो नहीं बनाती ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्टेट सॉवरेनिटी है उसके पास, ठीक है, इंडिपेंडेंट है वो हर चीज को लेके। तो वो चाहे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हो, या आपकी टेरिटरीज की ही बात हो खुद की, ठीक है, तो सब में वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है लैंड टेरिटरी। लैंड टेरिटरी रिफर्स टू द फिजिकल टेरिटरी ऑफ अ स्टेट इंक्लूडिंग इट्स लैंड मास, आइसलैंड्स एंड एनी टेरिटोरियल एनक्लेव्स। लैंड टेरिटरी में वो वही अगेन कि क्या आ जाता है, सारी जो फिजिकल टेरिटरी एक स्टेट की है वो उसके पास खुद की पावर है, अथॉरिटी स्टेट के पास है। The boundaries of land territory are often defined through एग्रीमेंट्स, हिस्टोरिकल क्लेम्स एंड लीगल इंस्ट्रूमेंट्स। कहाँ से डिफाइन होती है ये सब? वही आपके एग्रीमेंट्स के थ्रू, कि भाई आपके दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होगा कि ये हमारी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के उधर आपकी टेरिटरी है, इस बाउंड्री के इधर मेरी टेरिटरी है, तो ऐसे, ठीक है। थर्ड है मैरीटाइम टेरिटरी। मैरीटाइम मतलब जो पानी की टेरिटरी, मतलब जो समुद्री एरिया जो हो गया उसमें जो टेरिटरी आती है, ठीक है। स्टेट्स ऑल्सो हैव मैरीटाइम टेरिटरी विच इंक्लूड्स द वाटर्स एडजेसेंट टू देयर लैंड टेरिटरी, ठीक है, जितना भी पानी उनके आसपास है। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी एस्टेब्लिशेस रूल्स फॉर द डेलिमिशन ऑफ मेरिट। उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि किसकी कितनी टेरिटरी होगी। मैरीटाइम जोन्स उन्होंने बांटे हुए हैं, टेरिटोरियल सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड द कंटिनेंटल शेल्फ। ये सब हम पढ़ेंगे आगे फर्दर की स्लाइड्स में, बस अभी इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि मैरीटाइम जो टेरिटरी है वो भी डिवाइडेड है, एंड किसने डिवाइड की हुई है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है। नेक्स्ट है एयर स्पेस। कितना एयर स्पेस एक अंडर अथॉरिटी के अंदर आता है, ठीक है। स्टेट हैव सोवरेनिटी ओवर द एयर स्पेस अबव देयर लैंड टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। उनकी लैंड टेरिटरी के और टेरिटोरियल वाटर के ऊपर जितना भी एयर स्पेस है वो उनकी अथॉरिटी में आता है। किसकी अथॉरिटी में? स्टेट की। Next, however, the use of airspace is subject to international rules such as those governing civil aviation and prevention of conflict. ऐसे कोई रूल्स, मतलब अगर देखा जाए कि एयर स्पेस
इंटरनेशनल रूल्स के अंडर भी आता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कोई इंटरनेशनल लेवल की अगर चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारे ऊपर से कोई प्लेन जा रहा है तो आप उसको रोक दोगे कि नहीं ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ से नहीं जा सकता, नहीं, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे है। वो सिर्फ आप ठीक है आपकी टेरिटरी है, बट ये नहीं है कि वो आप कोई किसी और को आप नहीं जानते हो, क्योंकि वो इंटरनेशनल रूल्स के अंडर भी आता है एंड उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो प्लेन वहां से जा सकता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, अब ठीक है, अब तक हमने देखा खुद की टेरिटरी के अंदर जो जुरिस्डिक्शन होते हैं, लेकिन खुद की टेरिटरी के साथ साथ हमारे एक स्टेट के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी होती है, जैसे कि while states have primary jurisdiction within their territory, they may also exercise territorial jurisdiction in certain circumstances. Extraterritorial jurisdiction allows states to enforce their laws and prosecute individuals or entities for certain offenses that occur outside their country but have a substantial connection to their state's interests. अगर उनकी स्टेट्स के इंटरेस्ट की बात हो रही है कहीं पे, वो स्टेट पे हैं, तो तब क्या होता है, एक स्टेट के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट जुरिस्डिक्शन की। हमारा स्टेट सॉवरेनिटी हम कर चुके हैं, टेरिटरी हम कर चुके हैं। टेरिटरी में हमारा सब आता है, स्टेट टेरिटरी, ठीक है, आपका टेरिटोरियल वाटर, मेरीटाइम वाला जो हो गया आपका, ठीक है, एयर स्पेस वाला, लैंड वाला, सब आता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हमने सब पढ़ लिया, तो वो है स्टेट जुरिस्डिक्शन। Jurisdiction is a useful power given to a legitimate body to manage lawful। jurisdiction का क्या मतलब हो गया, वही कि कहाँ तक आपकी पहुंच है, आप कहाँ तक अपने रूल्स को लगा सकते हो, आपकी जुरिस्डिक्शन में आता क्या क्या है, वो सब, ठीक है। बॉडी टू मैनेज लॉफुल इश्यूज बाय सजेशंस इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, द आइडिया ऑफ जुरिस्डिक्शन हैज अ सॉलिड कनेक्शन विद स्वे। Jurisdiction permits state for sovereign autonomy, which they pass on with the worldwide arrangement of equivalent state expressing the laws identified with people or exercises in which they have a legitimate interest। क्या मतलब था इस पूरे पैराग्राफ का, कि ठीक है, आपके जुरिस्डिक्शन बहुत ही यूजफुल पावर है, एक जो लेजिटिमेट बॉडी को दी जाती है मैनेज करने के लिए उसके लॉफुल इशू को, ठीक है, इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। क्या होता है, जुरिस्डिक्शन क्या करती है, परमिट करती है स्टेट को अपनी सॉवरेन ऑटोनॉमी को स्टेब्लिश करने के लिए, और उस मतलब उसको यूज करने के लिए वर्ल्ड वाइड, ठीक है, अपनी जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करने के लिए वर्ल्ड में, ठीक है। काफी कंफ्यूजिंग सा है वैसे ये, बट आपको सिंपली इतना समझना है कि स्टेट के पास जो पावर है जहां तक वो गवर्न कर सकती है, ठीक है, उसकी जुरिस्डिक्शन में जो चीजें आ सकती हैं वहां पे वो लॉज बना सकती है, रूल्स बना सकती है, सब। अब देखो दो तरीके की जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड नेक्स्ट इज क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट्स की, ठीक है। इट इज डिराइव फ्रॉम द स्टेट सॉवरेनिटी एंड कंस्टिट्यूट सेवरल फीचर्स। इट इज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ओवर पर्सन्स, प्रॉपर्टी एंड इवेंट्स विच आर प्राइमरली विद इन इट्स टेरिटरीज, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, कि ये स्टेट सॉवरेनिटी से ही ड्राइव हुआ है। इसमें क्या करता है, वो सारे फीचर्स मेंशन है कि जो अथॉरिटी देते हैं स्टेट को लोगों के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर या इवेंट्स के ऊपर जो कि उसकी टेरिटरीज के अंदर आते हैं। कोई भी चीज़ हो, प्रॉपर्टी होगी, लैंड होगी, पर्सन्स, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो उसी के टेरिटरी के अंदर आते हैं, जो भी उसकी टेरिटरी के अंदर आते हैं वो उसकी जुरिस्डिक्शन में भी आते हैं। जुरिस्डिक्शन आप मान सकते हो एक तरीके की पावर है, एक तरीके का कंट्रोल है, एक तरीके की अथॉरिटी स्टेब्लिश करती है, ठीक है। States authority have the power to prescribe, enforce and adjudicate the rule of law, ठीक है। स्टेट के पास अथॉरिटी हो जाती है ना उसकी टेरिटरी में प्रेस्क्राइब करने की, किसी भी लॉ को एनफोर्स करने की, जुडिकेट करने की, ठीक है, ये सब। द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स ओवर टू इट्स विद, कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, पहला लैंड टेरिटोरियल सी, जो मैंने बताया आपको, उसकी टेरिटरी में जो लैंड आएगी या सी का वाटर जित मतलब एरिया जो आएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल एयरस्केप, नेशनल एयरक्राफ्ट, अगेन कितना आपका नेशनल एरोस्केप मतलब एयर स्पेस कितना आपके अंडर आएगा, नेशनल एयरक्राफ्ट, अगेन आप कितने एरिया में अपना एयरक्राफ्ट लाइक वो कर सकते हो, चला सकते हो, तो वो सब, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल वाटर आपका कितना होगा, नीचे से जो पानी, जमीन के अंदर से जो पानी लगता है उस पे कितने पे आपका हक होगा, वो आपका पानी माना जाएगा। नेशनल वेसल, वेसल का मतलब वही शिप एंड ऑल, ये सब, ठीक है, कहाँ तक आपके जा सकते हैं, कौन सा आपके टेरिटरी में नहीं आ सकता, कितने, ये सब।
It does not only encompass the crime committed on its territory, but also crimes that have effects within its territory. In such a case, concurrent jurisdiction occurs. अगर अब टेरिटरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्राइम भी आ जाता है कि ये सिर्फ उस क्राइम के बारे में नहीं बात करता जो उसके कंट्री में हो रहा है, ये उस क्राइम के बारे में भी बात करता है जो उसकी टेरिटरी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे वो कॉन्क्यूरेंट जुरिस्डिक्शन पैदा हो जाती है, उसकी जुरिस्डिक्शन ओकर हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। Criminal jurisdiction is where the power of the court are described in dealing with a case where a person is accused of an offense. Criminal jurisdiction is used in many laws like constitutional and public international law. Criminal jurisdiction का मतलब क्या है कि कोर्ट के पास कहाँ तक डील करने की पावर है एक पर्सन को जिसने कोई ऑफेंस किया है। ठीक है, ये सारे लॉज में यूज होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब बहुत सारे लॉज में यूज होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया या पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया, इन सब में। The three distinct situations where only the accused person can file a suit are: पहला, to control the relation between states or between one state or another state. कौन सी, there are three different, जहाँ पे accused जिसके ऊपर मतलब जो लाइक मान लो कोई पकड़ा गया, किसी ने कोई क्राइम करा, तो वह क्राइम किया है तो वो एक्यूज हो गया ना, तो वो फाइल कर सकता है सूट को। कब कर सकता है? या तो उसे बताना हो कि भाई स्टेट्स के पास क्या मतलब क्यों ये मुझे वो कर रहे हैं, प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, इनके पास पावर नहीं है क्योंकि मैं इनकी स्टेट में मैंने क्राइम नहीं किया है, मैंने इनकी स्टेट से बिलोंग नहीं करता, ये सब सिचुएशन। नेक्स्ट, टू कंट्रोल द रिलेशनशिप बिटवीन द फेडरल कोर्ट्स एंड डोमेस्टिक कोर्ट्स। ठीक है, इसको डील करने के लिए फेडरल कोर्ट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे हो गए, डोमेस्टिक जो एक खुद की कंट्री का हो गया। ओनली वेयर ही हैज कमिटेड द ऑफेंस एंड नॉट इन एनी अदर स्टेट, ऑल्सो द लॉ ऑफ दैट स्टेट शुड बी अ कॉडिफाइड लॉ। क्या है कि जहाँ पे जिस स्टेट में उसने क्राइम किया है उसी स्टेट के बारे में अगर बात हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज वो किसी और के बारे में नहीं कर सकता। मतलब अगर उसने किसी और ने उसके ऊपर कराया तो वो बोलेगा कि भाई नहीं, मैं यहाँ से डील नहीं हो सकता क्योंकि मैंने वहां पे क्राइम किया ही नहीं है। तो एक्यूज कब कर सकते हैं? इन तीन सिचुएशन में। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही करना था हमने। आई होप आपको तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे, एंड आई नो ये टॉपिक काफ़ी थोड़े अजीब से है, मतलब नहीं समझ आते इतने क्लियरली, बट अगर आप पढ़ोगे ना जो नोट्स मैंने दिए हैं, अगर आप उनको आराम से एक बार रीडिंग ले लोगे तो आपको सच में क्लियर हो जाएंगे। एंड थैंक यू, अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, बाय।